राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 के पारित होने को देश में जीवन यापन और व्यापार करने में सुगमता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के भीतर मचे आंतरिक घमासान के बीच एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। राज्यसभा में पार्टी के चर्चित चेहरे राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को सरकार की तरफ से अपने काम का दायरा बढ़ाने की मंशा जाहिर करने के लगभग 3 साल बाद अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। राज्यसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना और व्यापार में सुगमता लाना है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को संसद में समोसे जैसे हल्के विषयों पर नरम प्रचार करने की बजाय भाजपा सरकार से सीधे सवाल करने की नसीहत दी है। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी के बवाना इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल को थोड़े समय के लिए विराम के बाद पुनः शुरू होगा और सभी की निगाहें महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर टिकी हैं। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर संदिग्ध स्थानों पर तत्काल छापेमारी और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान की कड़ी जांच की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, आज श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय छात्रावास की जो समिति है श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, जिसे स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने स्थापित किया था। शहीद स्मारक, जहां देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के वंशज को 9 अगस्त को जाग उठा है भारत राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। उनकी बातें सुनी जाती है और उनके दिल के अंदर जो दर्द छुपा है उसे भारत सरकार और जिस राज्य से वे आते हैं उस राज्य के सरकार को अवगत कराया जाता है। यहाँ संपूर्ण देश के संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। छात्रावास में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। उनके दुख सुख को यह संस्था अपने प्रयास से देखती है और उसका निदान करती है। यह संस्था भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट गेट नंबर 3 के पास अवस्थित लाल रंग की सूर्य मंदिर, बरसों वर्ष से जो इस रोड से इस सड़क से गुजरते हैं वो देखते रहें, जानते रहें। बंदर वाली कुई के नाम से यह जगह फेमस रहा, क्योंकि कुई को यहाँ तालाब कहा जाता है, कुआं जिसे कहते हैं अपने गांव की भाषा में। तो मंदिर के अंदर, प्राचीन सूर्य मंदिर के अंदर, हरिहर बल्लभ सूर्य मंदिर के अंदर शिवालय है। आप उस शिवालय में जाएंगे तो आप अधिकांश जगह देखते होंगे जो काले पत्थर के शिव होते हैं, लेकिन यहाँ काले पत्थर के शिव के साथ साथ श्वेत वर्ण मृत्युंजय महादेव का प्राचीन स्थल भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बैठकर जिसने भी महामृत्युंजय का जाप करते हुए और जो भी प्रार्थना किया, भगवान मृत्युंजय महादेव उसकी उस मनोकामना को सिद्ध करते आए हैं। ये लोग कहते हैं और हम इसके साक्षी इस रूप में अपने आप को मानते हैं कि पीछे मैं जीवन और मौत से लड़ रहा था, मैं डायलिसिस के दौर से गुजर रहा था
हमने शिव की पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने हमें कहा जो आप शिव का अभिषेक करवाओ, तो हमने देश के अन्य जगहों में भी, बैद्यनाथ धाम में भी महामृत्युंजय का जाप कराने के साथ साथ यहाँ भी शिव मंदिर में अभिषेक किया, शिव की आराधना की। और धीरे धीरे हम फिर इस स्थिति में पहुँच गए जो हम आज समिति की सेवा कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए। पहले भी हम जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए सेवा किया और इस वर्ष भी हमारे द्वारा मना करने के बावजूद, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के सभी सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, आपको इस पद पर रहना होगा, चाहे हम सभी लोग मिलकर आपके हिस्से का भी काम करें। आप सिर्फ अपना जो विचार हो आप हम लोगों को बताएं, हम लोग उसे पूर्ण करेंगे। प्रधान के पद पर श्री दिनेश तंवर जी पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन कोषाध्यक्ष के पद पर श्री धरन जी की जगह अनिल गुप्ता जी को कोषाध्यक्ष के रूप में लाया गया है। सभी सदस्य चाहते हैं जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर, जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए शिल्पकला केंद्र और धर्म के लिए प्राचीन सूर्य मंदिर है, इसका निरंतर विकास हो, इस बात को पहुंचाया जाए। भारत सरकार जहां आज केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा का शासन है, हिंदुत्व की बात होती है और यह प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर की बहुत सारी संपत्तियों पर, यहाँ तक कि सूर्य मंदिर के छत पर भी सरकार को नज़र डालने की और मंदिर समिति को मदद करने की ज़रूरत है। सरकार आए, अपनी टीम को भेजे और देखे जो संस्था अपनी ज़मीन में, जिसे बसई दारापुर गांव के चौधरियों ने धर्म के काज के लिए दान में स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी को प्रदान किया था, जहां शहीद स्मारक है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, संस्कृत का महाविद्यालय है, बच्चों के लिए छात्रावास है, जहां सिलाई केंद्र था महिलाओं के लिए, वो सभी सुचारू रूप से आगे चले और हिंदुत्व की जो बात सरकार कर रही है, संस्कृत और संस्कृति की बात जो सरकार कहती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जिस प्रकार से दिल्ली के विकास में लगी हुई हैं, धर्म के प्रचार और प्रसार की दिशा में वह सहयोग कर रही हैं, उनसे भी यह निवेदन है कि वह प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर की समस्याओं पर भी थोड़ा ध्यान दें और हिंदुत्व का यह प्राचीन स्थल, जहाँ शहीद स्मारक है, प्राचीन सूर्य मंदिर है और इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं जो देश में ही नहीं विदेश तक में यहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चल रहे हैं, उनकी आप मदद करें। इस नई कमेटी जिसके प्रधान दिनेश तंवर जी हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर पुनः हमें आप जानते ही हैं जो कि हमारा नाम ललित सुमन है, और अनिल गुप्ता जी जो काफ़ी अनुभवी हैं, जिनके पिता रमेश नगर सनातन धर्म मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से जो चर्चित है, उसके कोषाध्यक्ष रहते हुए मंदिर के विकास में बहुत काम किया। अनिल गुप्ता जी उन्हीं के पुत्र हैं, वे भी लगातार सेवा कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी की धर्मपत्नी सहित उनकी महिला मंडल भी लगातार मंदिर के उत्थान के लिए कार्य करती आ रही हैं। रमेश पप्पी जो मंदिर की देखभाल करते हैं और राहुल तिवारी वे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मंदिर समिति के इस आजीवन सदस्य सहित अन्य सदस्य लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली का यह प्रमुख प्राचीन सूर्य मंदिर अपने अतीत के गौरव को फिर से दोहराए और संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए सूर्यदेव आशीर्वाद दें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। हम आप सभी राष्ट्रवासियों से, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर में जरूर आएं, सूर्यदेव को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, या आप जिन और देवी देवता को मानते हैं जो इस मंदिर में हैं, आप
उनका आशीर्वाद लें। और खासकर जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, आप उनकी मदद के लिए 1 शाम का भोजन, 2 शाम का भोजन, 1 महीने का भोजन, उनके लिए अगर आप कुछ वस्त्र दे सकते हैं, उनके शिक्षा के लिए अगर आप किताब, कॉपी, कलम देना चाहते हैं, या आप उन्हें सोने के लिए एक बेड देना चाहते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर, या आप संस्कृत महाविद्यालय के विकास में अपना कोई योगदान करना चाहते हैं, या आप प्राचीन सूर्य मंदिर के विकास में आप अपना कोई सहयोग देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जो राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए शहीद स्मारक रमेश नगर पर आने वाले देश के क्रांतिकारियों के वंशजों के सम्मान में जो कार्यक्रम होता है उसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं, तिरंगा झंडा लहराएं और उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अपना कोई सहयोग करें, तो आप श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के कार्यालय में आकर आप कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता जी से मिल सकते हैं। मंदिर में रमेश पप्पी जी से, राहुल तिवारी जी से मिल सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं और प्रधान दिनेश तंवर जी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप मंदिर समिति से जुड़े हुए किसी भी सदस्य या पदाधिकारी से मिलते हैं और आपके द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग अगर किया जाता है तो आप दान की जो वह सामग्री है उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। बगैर रसीद प्राप्त किए आप कुछ भी दान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, प्राचीन सूर्य मंदिर, छात्रावास और श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे कार्यों को आपने सराहा और पुनः हमारे न चाहते हुए भी लाख मना करने के बावजूद आपने मुझे महासचिव फिर से बनाए रखा। जय हिंद, जय भारत। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोलपारा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विकास का बजट कई गुना बढ़ाया गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार जनजातीय संस्कृति और पहचान को वैश्विक मंच पर सम्मान दिला रही है। उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की और राज्य में विकास तथा सुरक्षा को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी श्री टंकेश्वर रामबाजी दुधनोई के और पवित्र रामबाजी गोलपुरा वे से हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम आप लोगों को करना है। ये कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान,
उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है, मगर डेयरी है एक भी। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो, आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल। भाइयों बहनों, गोलपारा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। याद करिए वो दिन 2003 का बामुन दोफा में बस में बम धमाका हुआ था, 10 में आईडी ब्लास्ट होते थे और 13 में गोंडापारा गांव में अंधाधुंध फायरिंग में युवा मारे गए थे। 2016 के बाद यहां परिवर्तन आया और 19 के बाद एक के बाद एक समझौते कर यहां शांति प्रस्तापित करने का काम किया है। मैं बताकर जाता हूं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम यूसीसी लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे उठाने की वजह से उन्हें यह झटका मिला है और सवाल किया है कि क्या जनहित की बात करना अपराध है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके कार्यकर्ताओं का काम सरकार से सीधे सवाल करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाना जरूरी है और विपक्ष के साथ खड़े रहना भी अहम है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि
मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं। सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए मजबूत नौसेना बेहद आवश्यक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की लंबी तटरेखा और समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी बेहद अहम है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय नौसेना क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। आज जब हम अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को देखते हैं, तब यह समझ में आता है कि समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी
स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। इसलिए साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। असम के बारपेटा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम पूर्वोत्तर का द्वार है, जहां मां कामाख्या और ब्रह्मपुत्र जैसी आस्था और प्रकृति की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की बीजेपी सरकार देश की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने के साथ सुशासन और सुरक्षा पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के तहत असम में कनेक्टिविटी और विकास में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आज के इस चुनावी सभा में एनडीए के प्रत्याशी श्री दीपक कुमार दास जी के समर्थन में आयोजित आज के इस जनसभा में बरपेटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मां कामाख्या और असम की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की ये पावन धरा, जिसे हम पूर्वोत्तर के द्वार के रूप में, भारत की गौरव की धरा के रूप में हर भारतवासी गर्व के साथ मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए इस पावन धरा में आता है। भारत की वैष्णव परंपरा की श्रीमद शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा को नमन करने के लिए आता है। असम की जीवन रेखा के रूप में विख्यात ब्रह्मपुत्र के दर्शन करने के लिए आता है। आज ये मेरा सौभाग्य है, किसी पावन धरा में मुझे मां कामाख्या के आशीर्वाद की पावन धरा, असम की इस पावन धरा में, बरपेटा की इस वैष्णव परंपरा की धरा में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आपको रंगोली उत्सव की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, जिसने भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को सदैव आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जो सुरक्षा भी दे रही है, सुशासन का लक्ष्य भी प्राप्त कर रही है और सेवा के माध्यम से बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक और ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 वर्ष के अंदर असम की कायाकल्प को करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी। ये काम केवल मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र